गेहूं की खेती करने वाले किसानों के खेत में अभी फसल हरी भरी लहलहा रही है, लेकिन जिस तरह से तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, ऐसे में फसलों पर कई रोगों के होने की संभावना रहती है, जो कि उपज में भारी कमी कर देते हैं। इसलिए समय रहते रोगों की पहचान कर इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र कुमार। ये गेहूं जो है बिहार की मुख्य फसल, रबी की मुख्य फसल है। इसकी बुआई से लेकर पकने तक बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी उपज एवं की उत्पादकता एवं गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। इसलिए किसान भाई को बुआई से लेकर पकने तक जो जो बीमारियां लगती है उसकी पहचान कर निराकरण करना आवश्यक है, तभी वो अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में कई तरह के रोग लगते हैं, जिससे सही पहचान करके समय रहते नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। तो इसमें सबसे पहले पत्र अंगमारी रोग, जो कि मुख्य बीमारी है, जो कि बीज के या जो उसके अवशेष होते हैं फसल के, उसके साथ ये इसके जो पैथोजन है उसके साथ सर्वाइव करता है और अनुकूल वातावरण आने पर ये गेहूं में रोग पैदा कर देते हैं। इसके रोग जो हैं मुख्यतः नीचे की पत्तियों से शुरू होती है। वह नीचे की पत्तियों पर गोलाकार व अंडाकार आकार की भूरे रंग की धब्बा दिखाई पड़ते हैं, जो धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों पर आ जाती है और धीरे धीरे पूरी फसल जो है जली हुई सी प्रतीत होती है, जिसके कारण जो है जो दाने बनते हैं वो सिकुड़े हुए होते हैं एवं वजन में हल्के होते हैं। तो इस रोग के निदान हेतु सबसे पहले बीज को बीजोपचार वीटावैक्स से कर लें, 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। और खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही प्रोपिकोनाजोल जो दवा आती है 1 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर इस रोग से बचा सकते हैं। गेहूं की फसल में कंडवा रोग लगने से उत्पादन कम हो जाता है। ऐसे में किसान इसकी सही पहचान कैसे करें और समय रहते इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, वो इस प्रकार है। दूसरी जो मुख्य बीमारी आती है, जिसको कि हम लोग अनावृत कंड या लूज स्मट के नाम से जानते हैं, इसके जो फफूंद हैं वो बीज के अंदर ही रहते हैं, जो कि उचित वातावरण मिलने पर रोग पैदा करते हैं। इस रोग का मुख्य लक्षण है कि जो बालियां निकलेगी वो काले रंग के होंगे और वो उसके साथ वो काले कोयले की तरह चूर्ण के जैसे उसके स्पोर दिखाई पड़ते हैं। इस रोग से बचाव हेतु बीज को बीजोपचार वीटावैक्स से वो 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करेंगे और खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही उसको पॉलीथीन में कलेक्ट करके इकट्ठा करके नष्ट कर देंगे। ये तीसरी मुख्य बीमारी जो है, जिसको कि हम लोग करनाल बंट के नाम से जानते हैं, फफूंद जनित रोग है। इसमें पहचानने का मुख्य है कि ये दाना बनने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। इसमें है कि बाली के कुछ दाने ही प्रभावित होते हैं या एक पौधे की सभी बालियां प्रभावित नहीं होते हैं। कुछ दाने जो काले महीन चूर्ण के तरह आंशिक या पूर्ण रूप से परिणत हो जाते हैं। इस रोग के बचाव हेतु ही सबसे पहले बीजोपचार कर लें वीटावैक्स से 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। और खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही प्रोपिकोनाजोल जो दवा आती है 1 ml प्रति लीटर की दर से इसका स्प्रे करेंगे। कभी कभी पौधों में कीट रोग का भी प्रकोप देखा जाता है। ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं: काला कीट रोग, पीला कीट रोग और भूरा कीट रोग बोलते हैं। और दूसरा जो पीली कीट रोग, वो पीली भूरे रंग के पत्तियों के ऊपर धारियां के रूप में दिखाई देती है। और भूरा कीट रोग जो है पत्तियों के ऊपर स्कैटर्ड रहेगा, बहुत सारे जो भूरे रंग के धब्बे पत्तियों के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। गेहूं की फसल में पीली धारी रोग के लक्षण दिखाई देने पर 500 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल 25 EC या हेक्साकोनाजोल 250 EC के 1 लीटर दवा पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करके इस रोग को काफी हद तक रोका जा सकता है। गेहूं की फसल को पीली धारी रोग से बचाने के लिए कवकनाशी दवा से बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। कभी कभी खेतों में सेहू रोग या ईयर ककुल भी दिखाई पड़ते हैं, जो कि सूत्रकृमि के द्वारा होता है। यह भी बीज के साथ रहता है और अनुकूल वातावरण आने पर ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इस रोग के कारण जो है पत्तियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और बालियां भी जो है
टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी। तो इस रोग को बचाव हेतु है कि जो बीज लें वो प्रमाणित लें और ये सूत्रकृमि से फ्री हो। और इस रोग से बचाव हेतु है कि आप 10% नमक का घोल बनाकर इस बीज को बीजोपचार करें। जो ऊपर की तरफ आ जाएगा उसको छान के हटा देंगे और जो नीचे तल में बैठे रहेंगे उसको 3-4 पानी से धो करके धूप में सुखाकर बुआई करेंगे तो इस रोग से आप निजात पा सकते। हमारे राज्य में लघु और सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हो जाता है कि किसान खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों को अपनाएं, जिनमें खरगोश पालन काफी मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित हो सकता है। बस जरूरत है इनकी उन्नत नस्ल का पालन कर इनकी सही देखरेख करने की। तो चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ से। किसानों एवं बेरोजगार युवाओं के लिए एक कम लागत कम समय में बड़े मुनाफे का धंधा चल पड़ा है खरगोश पालन। इसके ऊन और मीट से 5-6 सप्ताह के भीतर लागत की दोगुनी कमाई हो जा रही है। खरगोश का मीट वसा की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। खरगोश से प्राप्त ऊन भी काफी महंगा बिकता है। खरगोश को खास तौर से मीट और उसके ऊन के लिए पाला जाता है। खरगोश पालन के लिए मुख्य रूप से उसका नस्ल का चुनाव करने में ध्यान देना चाहिए। जैसा कि ऊन उत्पादन के लिए खरगोश का नस्ल है अंगोरा, जो सफ़ेद रंग का होता है और इसका जो रोआ होता है, ऊन होता है, ये रेशम की जैसा होता है। साल में लगभग 250 ग्राम से 1 किलो तक ऊन उत्पादन किया जा सकता है इस नस्ल से। इसका वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का होता है। उसी तरह से अगर मांस का उत्पादन के लिए अगर ध्यान दें तो मांस उत्पादन के लिए सोवियत चिंचिला है, ग्रे जाइंट है, न्यूजीलैंड वाइट है। इस तरह का नस्ल को हम लोग मांस उत्पादन के लिए रखते हैं। खरगोश की नस्ल की बात करें तो उनमें प्रमुख नस्लें हैं ब्रिटिश अंगोरा, जर्मन अंगोरा, संकर अंगोरा, रशियन अंगोरा, न्यूजीलैंड व्हाइट, ग्रे जॉइंट, ब्लैक जॉइंट आदि प्रमुख हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें कि जो मनोरंजन के लिए जो रखते हैं खरगोश को, उसमें हावना है, इंग्लिश स्पॉटेड है, न्यूजीलैंड वाइट है। इसको हम लोग मनोरंजन के लिए रखते हैं। मांस उत्पादन में इसका जो वज़न होता है 3.5 किलो का वज़न में 2 किलो तक का हम लोग इसमें मांस उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही इसका जो चमड़ा है, रोएदार चमड़ा होता है, उसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए टोपी और जैकेट इसमें आदि बनाया जाता है, जो कि बहुत ही कीमती होता है। एक मादा 30 दिन में 12 बच्चे तक दे देती है। ये क्रम 5 वर्ष तक चलता रहता है। खरगोश का पालन घर के पिछवाड़े, छत या फिर पार्क में आराम से किया जा सकता है। खरगोश को जालीनुमा फ्रेम बॉडी में रख सकते हैं और इसके पालन के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां हवा का आवागमन हो। गर्मियों में अधिक से अधिक 38 डिग्री तक तापमान जाता हो, क्योंकि ये अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकते, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। खरगोश पालन में निवास स्थान बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें खास करके खरगोशों को पिंजरा में रखते हैं। पिंजरा का आकार 18 इंच गुना 24 इंच गुना 12 इंच का होना चाहिए। इसको ज़मीन से 2 से 2.5 फीट के ऊपर रखना चाहिए, तख्ते पर रखना चाहिए, या तो फिर छायादार जो पेड़ है उस पेड़ पे भी हम लोग इसको 2 से 2.5 फीट के ऊपर में हम लोग टांग के रख सकते हैं। खरगोश को जमीन से 1 या 2 फीट की ऊंचाई पर रखना चाहिए, जिससे उनका मलमूत्र आसानी से नीचे गिर जाए और साफ सफाई करने में आसानी हो। इनको रोजाना स्वच्छ पानी पीने को दें। पिंजरों की साफ सफाई का ध्यान रखें। खरगोश को बिल्ली तथा कुत्तों से बचाने के लिए विशेष इंतजाम करें। प्रजनन हेतु मादा का चुनाव अच्छा करना चाहिए और नर का भी चुनाव अच्छा करना चाहिए। प्रजनन के लिए एक ताकतवर, स्वस्थ और अच्छे नस्ल का चुनाव करना चाहिए। प्रजनन में देखिए 5 मादा में 1 नर का आवश्यक होता है। सामान्यतः 30 से 32 दिन का गर्भावस्था होता है खरगोशों में, और 2 से 1 सप्ताह पहले, बच्चा देने के 1 सप्ताह पहले मादा का जो पिंजड़ा में बच्चा का बॉक्स रख देना चाहिए, जिसमें कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो वो आसानी से उसमें रखा जा सकता है। जो बच्चा पैदा होने के बाद 7 से 8 दिन के बाद वो खाने योग्य हो जाती है और 2 सप्ताह के अंदर में ही माँ से अलग हो जाती है और अपना खाना शुरू कर सकता है।
खरगोश एक तरह से शाकाहारी जानवर है, जंतु है, तो इसको हरी घास जो बाज़ार के बच जाते हैं सब्जी बाज़ार में, पत्ता गोभी है, साग है, इस सब को भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। किचन का जूठा है उसको भी हम लोग इसका खाने में ला सकते हैं। लेकिन अच्छे तरीके से खरगोश पालन के लिए दाना मिश्रण का ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें मकई 30 भाग होना चाहिए, आपका चोकर 50 से 55 भाग होना चाहिए, खल्ली 10 से 15 भाग होना चाहिए। इसमें मछली चूर्ण का भी अंश देना चाहिए, मछली चूर्ण कम से कम 5 से 3% तक देना चाहिए। इसके साथ खनिज लवण देना जरूरी होता है, खनिज लवण भी हम लोग 2% तक 2% तक दे सकते हैं। साथ ही इसमें नमक भी 1% मिलाना चाहिए, जिससे कि दाना मिश्रण अच्छा बन सके और संतुलित आहार खरगोश को मिल सके। साधारणतः खरगोश सभी प्रकार के भोजन अनाज खाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक पौष्टिक आहार ही किसी की अच्छे विकास को निश्चित करता है। इसलिए हमेशा अपने जानवरों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन खिलाने की कोशिश करें। साथ ही इसमें देखा जाए तो बीमारी बहुत कम होता है, चूँकि इसका बहुत तरह से उपयोग होता है। ऊन के रूप में उपयोग हो सकता है, शोध में प्रयोग होता है, मांस के लिए प्रयोग होता है, रोआ के लिए प्रयोग होता है। तो खरगोश पालन करके भी शिक्षित जो बेरोजगार युवक है स्वरोजगार अपना सकते हैं और इसका पालन करके साल में 3 से 4 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। चूँकि ये जो मादा है साल में 4 से 5 बार बच्चा पैदा करती है, इसका गर्भ अवस्था बहुत ही कम होता है, तो इसका प्रोडक्शन उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं और ये आसानी से घर बैठे किसी तरह का बहुत ज़्यादा मेहनत ना करते हुए कम लागत में कम समय में अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मार्केटिंग बहुत ही आसान है और चूँकि ये शौक के तौर पर भी बहुत अच्छा होता है, मन खुश होता है, तो उसके हिसाब से भी इसको खरगोश पालन को हम लोग कर सकते हैं। हमारे जिन किसान भाइयों ने दाल वाली मटर की फसल लगाई हुई है, उनकी फसल अभी बढ़वाड़ की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यों जैसे खरपतवार, सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण किया जाना जरूरी होता है। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। हम देखते हैं किसान भाई प्रमुख दलहनी फसल जो मटर है, इसे तो सब्जी के लिए उपयोग करते हैं या दाल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ये रबी में हम देखते हैं कि रबी का जो सीज़न है, शरतकालीन सीज़न है, इसमें अच्छा उत्पादन के लिए और किसान की अच्छी आमदनी के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, मटर की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की बढ़वार बाधित होती है। तो आप किस तरह से करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। खरपतवार की प्रबंधन की बात करें, हम देखते हैं किसान भाई इसमें दलहनी फसल होने के नाते या तो बुवाई के समय हम इसमें फ्लूक्लोरेलिन जो बाशालिन नाम से आती है उसकी 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई से पूर्व आपने खेत में छिड़क करके मिक्स कर दी होगी और उसके बाद बुवाई की होगी। यदि किसान भाई ये उपयोग नहीं किया है तब आपको इसमें निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। जहाँ पर खरपतवार लगते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न तरह के सकरी एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, निराई गुड़ाई में हम देखते हैं कि पहली निराई गुड़ाई लगभग 30 दिन की अवस्था पर निश्चित रूप से करें और दूसरी लगभग हम देखते हैं कि 45-50 दिन की जब फसल हो रही हो उस समय कर दें। 2 बार निराई गुड़ाई करने से एक तो फसल में हम देखते हैं कि वायु संचार भी जड़ों का बढ़ता है, जिससे कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर करके उपयोग करती है और हमारी मृदा की दशा सुधारने के साथ साथ में हम देखते हैं कि इसमें अच्छी स्वयं की भी मटर की वृद्धि होती है। सिंचाई की बात करें किसान भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है कि कभी कभी हम देखते हैं किसान भाई सिंचाई कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी फसल सूख रही है। तो सबसे पहले यह बात आती है कि इसमें पर्याप्त नमी की दशा में ही इसको बोना चाहिए। रिच फरो मेथड में देखते हैं कि जो हमारी मेड़ हैं, जो उनके ऊपर हम बुवाई करें, इसकी 2 से 3 लाइनों की बुवाई करें और जब भी हमें जल की आवश्यकता लगती है कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता है, उस समय केवल फरों में हम सिंचाई करके फसल को सही वातावरण दे सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि खड़ी फसल में फूल आने की अवस्था से पहले यदि आवश्यकता हो, रिच फरो सिस्टम है तो बहुत आवश्यक है। दूसरी सिंचाई की जब बात आती है तो हम किसान भाई बात करते हैं कि जब फूल समाप्त हो जाए, फली बनने लगें या फली की वृद्धि अवस्था या दाने की वृद्धि अवस्था जिसे हम कहते हैं, उस समय आप इसमें सिंचाई अवश्य रूप से करें कि उस समय नमी की कमी होगी तो दाना छोटा बनेगा, फली का विकास सही से नहीं होगा। तो इसलिए किसान भाई ध्यान रखें कि उस समय जरूर रूप से सिंचाई करें। इसके बाद आती है उर्वरक प्रबंधन की बात करें हम तो किसान भाई इसमें संस्तुति अनुसार आपने बुवाई के समय
50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग किया होगा। परंतु हम देखें कि खड़ी फसल में यदि आपने सही तरीके से विकास लेना है तो इसमें या तो DAP का 2% का घोल का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि इफ़को के द्वारा जो सॉल्यूबल फॉर्म में आता है उसका भी आप 1 से 2% का घोल बना करके, जो NPK का आता है वाटर घुलनशील करके आता है सॉल्यूबल फॉर्म, उसको आप उपयोग करके छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, मटर की फसल को कुछ कीट और रोगों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। अब बात आती है किसान भाई कि ये प्रबंधन करने के बाद देखते हैं कि कहीं कहीं कीड़ों की बात आती है तो इसमें विभिन्न तरह के कीड़े लगते हैं, चाहे तना भेदक कीड़ा हो या पत्ती लीफ माइनर जिसे कहते हैं, वो पत्ती में सुरंग बना के पत्ती को खाता है, या देखते हैं कि इसमें जो जड़ के पास जो कीड़ा लगता है वो भी इसको प्रभावित करता है। तो इनके नियंत्रण के लिए या तो मेटासिस्टाक्स है, आप देखते हैं कि 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस तरह से 500 से 600 लीटर पानी लगेगा, आप किसका स्प्रे कर सकते हैं, या इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है वो 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करके इन कीड़ों को नियंत्रण किया जा सकता है। बीमारी की बात करें तो किसान भाई हम देखें कि इसमें या तो पाउडर मिल्डी लगती है तो उसमें सल्फेक्स का उपयोग कर सकते हैं, और अन्य जो बीमारियां लगती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कार्बनडाजिम जो दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए, 500 लीटर पानी लगेगा, निश्चित रूप से सही होगा। या ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है वो 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी विभिन्न तरह की बीमारियों का नियंत्रण किया जा सकता है। इस तरह से हम मटर से अच्छा उत्पादन। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सैदपुर, जिला गया के देवेश कुमार ने। आपने मिर्च की फसल में रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मिर्च अपने तीखे गुणों के कारण मसाला की मुख्य फसल है। इसकी खेती से किसान वर्ष भर अच्छा लाभ कमाते हैं। कभी कभी रोगों के कारण इसका उत्पादन कम हो जाता है, और जो किसान समय रहते रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं वो इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में, जो इस प्रकार से है। एंथ्रेक्नोज रोग, ये रोग कोलिटोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। रोग के शुरुआती लक्षणों में पत्तियों पर छोटे छोटे विशेष आकार के गहरे भूरे और काले धब्बे बनते हैं। रोग की तीव्र होने पर शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। फलों के पकने की अवस्था में छोटे छोटे काले गोल धब्बे बनने लगते हैं। बाद में इनका रंग धूसर हो जाता है, जिसके किनारों पर गहरे रंग की रेखा होती है। प्रभावित फल समय से पहले झड़ने लगते हैं। अधिक आर्द्रता इस रोग को फैलाने में सहायक होती है। एंथ्रेक्नोज रोग नियंत्रण के उपाय। इस रोग से फसल को बचाव के लिए मैंकोजेब या कार्बनडाजिम नामक दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर परड़ी छिड़काव करें तो काफी हद तक इस रोग की रोकथाम हो जाती है। लीफ कर्ल, मरोडिया या चुर्रा मुर्रा रोग, ये मिर्च की एक भयंकर बीमारी है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग फसल में ज्यादातर आता है। इसमें पत्तियां अनियमित ढंग से मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा फलों का आकार छोटा होने लगता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा फल विहीन हो जाता है। लीफ कर्ल रोग का नियंत्रण, ये एक विषाणु रोग है। ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, अतः इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी से छुटकारा पाकर ही किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मिर्च की क्यारी में बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं तथा पौधरोपण के 15 से 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार दोहराएं। अधिकतम रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा रोग की प्रतिरोधी किस्में जैसे पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और पंत C1 को लगाना चाहिए। इससे रोगों की समस्या आपकी फसल में नहीं आएगी और मिर्च की भरपूर पैदावार मिलेगी, जिससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।